हेलो एंड वेलकम एवरीवन। पीआईबी के इस एपिसोड में हम लोग 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच के मेजर इवेंट को कवर करेंगे और उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे दैट विल बी रिलेवेंट फॉर आवर पर्पसेस, एग्जामिनेशन पर्पसेस, और ऐसे टॉपिक जो अक्सर क्वेश्चंस के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। इवन यूपीएससी के साथ अगर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप देखते हो तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट मैच होंगे। और ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अब एग्जाम के क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, तो बिल्कुल पीआईबी से दिखाई पड़ रहे हैं। तो चलते हम लोग वन बाय वन डिटेल कवर करते हैं सारे आर्टिकल्स को। सबसे पहला आर्टिकल जुड़ता है हमारे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्यूरोक्रेट्स के साथ, और ये है अजित डोभाल साहब। तो अजित डोभाल साहब को रिसेंटली लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 दिया गया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र सेवा में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। और यू नो वेरी वेल, अजित डोभाल साहब ने पूरे कैरियर में इसी तरह के काम किए हैं जिससे हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हुआ, सिक्योरिटी भी प्रोटेक्ट हुई, और कहीं ना कहीं हम लोग इनके कारण अब सुरक्षित भी अधिक हो गए हैं। तो इन्हें ही अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। यू कैन सी 1 अगस्त को ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और रिकॉग्नाइज किया गया है। वाकई हमारे जो एक भारत के कहो तो एक सपूत हैं जिन्हें इससे अवार्ड दिया गया, नवाजा गया। अगेन अजित डोभाल का करियर अगर देखें, 1972 से ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में अपना सेवा दे रहे थे। उसके बाद ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनते हैं और 2014 में ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने। और उसके बाद तो देखो सिक्योरिटी में धमाके होने लगे और हमने धुरंधर जैसे चीज़ों को भी पीछे देखा है, और ऐसी चीज़ें हमने करी जो किसी ने सोचा नहीं था कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो आज हमारा इंडिया सेफ हुआ, सिक्योर हुआ बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय सम अनपैरेलल्ड पर्सन, कुछ बड़े लोगों के कारण, और उन्हें ये अब अवार्ड मिला है। अब आते हैं एक ऐसा न्यूज जो कभी कभार दिखाई पड़ता है, एंड दिस न्यूज इज नॉट मियरली अ न्यूज बट अ केस स्टडी। एक केस स्टडी है जिसे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस में बड़े आराम से यूज कर सकते हो। और ऐसा बहुत समय बाद हुआ है जब ग्रुप ए के ऑफिसर्स को सेवानिवृत्ति दी गई, उन्हें प्री मैच्योर रिटायर किया गया। कहाँ हुआ है ऐसा? रेलवे बोर्ड में हुआ है। रेलवे बोर्ड ने रिकमेंड किया अभी कि कुछ ऐसे ग्रुप ए के ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने काम को डेडिकेशन के साथ नहीं किया, कमिटमेंट के साथ नहीं किया, तो इन्हें अब प्री मैच्योर रिटायरमेंट, दूसरे शब्दों में डिसमिस कर दिया जाए। और ऐसा हो गया। और ऐसा रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे स्थापना संहिता खंड 2 के नियम 1802 ए के तहत किया। नीड नॉट टू मेमोराइज दिस फैक्ट, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये एक बड़ा स्टेप है जो ऐसे ऑफिसर्स के अगेंस्ट आया जिसने इंटीग्रिटी को प्रमोट नहीं किया, विजिलेंस जिनके खराब आए। मतलब उन सतर्कता से ये बात पता चली होगी कि वो लोग अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे होंगे। अगेन डिसिप्लिनरी हिस्ट्री देखी गई उनकी, और उसके बाद सर्विस रिकॉर्ड को भी देखा गया। और इसके बाद रेलवे बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि ऐसा रिकमेंडेशन दे दो। अब इन्हें जो आईएएस ऑफिसर होते हैं खासकर, या ग्रुप ए के सेंट्रल सर्विस के, इन्हें प्रेसिडेंट ही हटाते हैं। और उसके लिए आर्टिकल 311 यूज होता है, और 311 उन्हें प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि इन्हें हटा दिया जाए। 310 आर्टिकल यहाँ पे इन्वॉल्व होता है जो कहता है कि ये सारे ऑफिसर्स प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वर्क करते हैं, प्रसाद पर्यंत्र वर्क करते हैं, तो प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं इंक्वायरी के रिपोर्ट के बेस पर। तो 10 और 11 आर्टिकल यहाँ पे ऐड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, 310 और 311। अगेन पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम लॉन्च हुई है जिसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर अभी रिपोर्ट पीआईबी में पब्लिश हुआ है। इसका पीएम विकसित भारत रोजगार योजना 2025 अगस्त में अनाउंस हुई थी, और ये इंप्लीमेंट होगा 1 अगस्त 2025 टू 31 जुलाई 2027। और ये योजना किस तरह की है? तो ये योजना पहली बार रोजगार पाने वाले, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट पाने वाले लोगों को इनकरेज कर रहा है। और ये योजना केवल
रोजगार पाने वाले को नहीं बल्कि रोजगार पर रखने वाले को भी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को प्रमोट कर रहा है, दोनों को मोटिवेट कर रहा है कि इस प्लान से जुड़ो और कुल मिलाकर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। तो इसी पर अभी ये बात हुई है और इसके लिए ये रिपोर्ट आया है कि एम टू सपोर्ट मोर देन 3.5 करोड़ जॉब्स इंक्लूडिंग 1.9 करोड़ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय। तो ऐसे 3.5 करोड़ रोजगार को बढ़ावा देना है और 1.92 करोड़ जॉब क्या होंगे, तो वो ऐसे लोगों को जो पहली बार वर्क फोर्स में शामिल होंगे। ये जो पूरा है स्कीम वो बहुत डायनामिक स्कीम है। जो एम्प्लॉय होगा, मतलब जो आदमी काम करने जाएगा पहली बार, उसे 15,000 का एक प्रति माह तक वेतन पाने वाला एक 15,000 का एक मुश्त प्रोत्साहन उसको मिलेगा। एक मुश्त प्रोत्साहन मिलेगा जो उसके ईपीएफ के बराबर होगा और उसका अर्निंग अप टू 1 लाख पर मंथ से तक होना चाहिए। अगर 1 लाख से ज्यादा है तो ये 15,000 उसको एक तरह से मोटिवेशन के रूप में नहीं मिलेगा। ये प्रोत्साहन 2 किस्तों में दिया जाता है। एम्प्लॉय इंसेंटिव इज पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट आफ्टर 6th मंथ और 12 मंथ कॉन्टिन्यूअस सर्विस के बाद। दूसरा, यहां पर एम्प्लॉयर्स को भी प्रमोशन दिया जा रहा है, उन्हें भी प्रमोट किया जा रहा है और एम्प्लॉयर्स को कहा जा रहा है कि यू विल गेट अबाउट 3,000 पर मंथ फॉर ईच एडिशनल एलिजिबल एम्प्लॉय। आपको 6 माह तक पात्र अतिरिक्त कर्मचारी को बने रखने पर 2 वर्ष तक प्रति कर्मचारी 3,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन मिल सकता है। तो बहुत अच्छा स्कीम है। हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं उन पर भी बर्डन नहीं है, गवर्नमेंट ने 3,000 दे रखा है। अगेन जो जॉब सीकर्स हैं उनको भी यहां पर बेनिफिट मिलेगा। तो कुल मिलाकर चेंज दिखाई पड़ेगा एम्प्लॉय जनरेशन में। नेक्स्ट है पीएम अजय। पीएम अजय पूरा नाम है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभियान योजना। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति योजना, पीएम अजय नाम ही याद रखना है। स्टेट पीसीएस वगैरह में तो यहां पर खाली नाम ही पूछ देते हैं। ये लॉन्च हुआ है दिसंबर 2021 में और अभी पीआईबी में इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें पब्लिश हुई। इसमें बताया गया है कि ये जो लॉन्च हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया। साथ ही ये पूरी तरह से 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र सरकार की स्कीम है। राज्य सरकारों को इसको केवल इंप्लीमेंट करना होता है, पैसा पूरा केंद्र सरकार देती है 100%। अगेन ऑब्जेक्टिव इसका बहुत क्लियर है कि इंटीग्रेट करना है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विलेज विथ सिग्निफिकेंट एससी पॉपुलेशन थ्रू कवरेज ऑफ सेंट्रल स्टेट स्कीम। तो एससी के लिए ये स्कीम है और अनुसूचित जाति एससी समुदाय को इससे फायदा मिलने वाला है। पूरे भारत में अभी लगभग 47,328 विलेज सेलेक्ट हुए हैं और बहुत सारे काम हुए हैं। चिन्हित लाभार्थी भी 1 करोड़ से अधिक हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप स्कीम है और इसका बेनिफिट निश्चित तौर पर एसटी कम्युनिटी को मिलने वाला है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग ऑपरेशन वज्र। एक नया ऑपरेशन, बहुत डेडिकेटेड और बहुत प्रिसाइज ऑपरेशन लॉन्च किया गया बिहार में। बिहार में नशीली दवाएं, नारकोटिक्स के अगेंस्ट में ये ऑपरेशन वज्र लॉन्च किया गया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने इसको लॉन्च किया है और इसमें वज्र के तहत बिहार में अवैध नशीली दवाओं और नकली दवाओं के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है। मतलब बिहार में इस तरह की चीजें हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में अभी नहीं है। दैट इज वाई सेंट्रल एजेंसी इंटरवीन्ड। और कहां पर यह बन रहा था दवाई, तो ये गया और मसौढ़ी है, पटना में ही मसौढ़ी है। इसमें 8 अवैध गोदाम और 1 अवैध विनिर्माण इकाई की पहचान की गई और इसमें से अथॉरिटी ने सीज किया है बहुत सारे टैबलेट्स और कैप्सूल्स, और इन कैप्सूल्स का यूज किया जा सकता है इस तरह के नशीली दवाइयों के रूप में, जिसका नुकसान हमारे यूथ को होगा, हमारी पीढ़ी को होगा। तो इस तरह की चीजें बता रही हैं कि अब कहीं पर अपराधियों का खैर नहीं है। उनके लिए हर जगह, चाहे वो बिहार हो, आसाम हो, नागालैंड हो या फिर
जम्मू कश्मीर हो सेफ नहीं रहेंगे, अब उन पर शिकंजा कसा जाएगा। आते हैं अगला न्यूज जुड़ता है पिंगली वेंकैया से। 150वां बर्थडे पिंगली वेंकैया का मनाया गया। यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो थोड़े अलग हैं, पीआईबी से ज्यादा मैंने कलेक्ट करे हैं और आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। तो अभी ये जो पिंगली वेंकैया हैं, जिनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने ही ट्राई कलर का डिजाइन किया, क्रेडिट दिया जाता है, तो क्रेडिट इज गिवन टू हिम दैट ही वाज क्रिएटेड द ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडिया। ये बात कहा जाता है कि इन्होंने इस फ्लैग को बनाया। चलेंगे हम लोग आगे देखेंगे। तो 2 अगस्त 2026 को इनका बर्थडे था और हमें अगर क्वेश्चन आ जाए कि आखिर किसने तिरंगा का डिजाइन किया, तो जो फैक्ट है उसी के बेस पे चलेंगे। दो पिंगली वेंकैया इज सपोज टू बी डिजाइन द फ्लैग, इन्होंने इसको बनाया, इन्हीं के डिजाइन पर ये पूरा बेस है। हालांकि आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा पिंगली वेंकैया के बारे में और समझें इस फैक्ट के साथ। तो हम ये आते हैं कि इंडियन फ्लैग जो हमारा ट्राई कलर फ्लैग है, ये वाला, तो ट्राई कलर फ्लैग पहली बार ऐसा नहीं बना था, इसकी पूरी हिस्ट्री है। कहा जाता है सिस्टर निवेदिता ने एक कलर डिजाइन किया था जिसमें ये रेड बैकग्राउंड में येलोइश कलर थे और इसमें फ्रीडम, विक्ट्री और फाइटिंग्स के बारे में, वज्र के बारे में चीजें थी। और इसे वंदे मातरम हैज ऑल्सो वंदे मातरम, तो इसमें कुछ वंदे मातरम वर्ड्स भी लिखे हुए थे बांग्ला में। ये वंदे मातरम वर्ड बांग्ला में लिखे हुए थे, जिसको पहली बार सिस्टर निवेदिता ने 1904 में होस्ट किया, फहराया। उसके बाद ये ट्राई कलर का डिजाइन आया और ये 1906 में आया था। इसको किसने दिया ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बट इसमें ग्रीन, येलो और रेड, ग्रीन, येलो और रेड कलर थे। उसके बाद फिर से इसमें रिफॉर्म हुआ। बर्लिन कमिटी 1907 में मैडम भिखाजी कामा ने जर्मनी में एक फ्लैग होस्ट किया था और इसका कलर थोड़ा अलग था। यहाँ पे ऑरेंज है, येलो है और ग्रीन है। यहाँ पर चांद तारा मार्क वगैरह दिख रहा था, सन एंड मून दिख रहे थे। इसके बाद होम रूल मूवमेंट 1917 में आया, जहां पर ब्रिटिश फ्लैग भी थे और कुछ इस तरह से डायग्राम, इस तरह के इमेजेस यूज किए गए थे। फाइनली 1931 का जो स्वराज फ्लैग था, ये फ्लैग जिसमें बीच में चरखा लगा हुआ था, वाज डिजाइन्ड बाय पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया ने 1931 का फ्लैग बनाया था और कहा जाता है कि ये फंडामेंटल है। कहा जाता है अगेन जो हमारा फाइनल फ्लैग बना, जिसमें ये जो चरखा हटाकर अशोक चक्र लगाया, इसको जो बनाने का काम आता है वो आता है सुरैया तैयब जी। सुरैया तैयब जी, तो ये बदरुद्दीन तैयब जी की वाइफ थी और उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि इसमें लगा दो अशोक चक्र और ये और प्रोग्रेस को बताएगा। तो यहाँ पर ये सारे चेंजेस होते हैं और कुल मिला के फ्लैग हमारा अब जो है वो फाइनली एडॉप्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ। तो सुरैया तैयब जी फाइनली अगर कहे तो इनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। फाइनल फ्लैग जो है वो सुरैया तैयब जी के रिकमेंडेशन और डिजाइन पे बेस्ड था। अब आते हैं एक और स्कीम, दैट इज गोवर्धन स्कीम, गोवर्धन नेशनल इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर बायोगैस, इसके बारे में। तो यहां पर भी न्यूज है। गोवर्धन स्कीम एक फ्लैगशिप स्कीम है, वेस्ट से वेल्थ बनाना है। मतलब यहां पर जो एग्रीकल्चर वेस्ट हैं, जैसे हमारे धान की भूसी हो गई या स्टबल हो गया, अगेन जैसे गोबर हो गए, काउ डंग हो गए, इन सब को प्रोसेस किया जाएगा और इससे निकाला जाएगा बायोगैस। तो ये पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत है और इसकी जो टोटल अवधि है वो 2026-7 से 2035-36 है और इसके लिए अभी 23,731 करोड़ की परियोजना मंजूरी दी गई है। और इसका पर्पस क्या है, तो गोबर, काउ डंग, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, प्रेस मड, नगर पालिका के जैविक कचरे, ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ द म्यूनिसिपालिटीज एंड बायोगैस से बायोगैस बनाया जाएगा और इससे फिर इनकम भी जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी, साथ में ऐसे कंपोस्ट, ऐसे खाद तैयार होंगे जिसको एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है। तो इसका पर्पस ये है
कि 10 फोल्ड इंक्रीज करना है डोमेस्टिक कॉम्प्रेस्ड बायोगैस में और उससे फिर इकोनॉमी को सपोर्ट करना है, लोगों को रोजगार देना है। पहली बार ये योजना 2018 में स्टार्ट हुई थी, 13 अप्रैल 2018 में। बाद में समय समय पर इसको बढ़ाया गया है। अभी एकीकृत परियोजना में इसको दोबारा लॉन्च किया जा रहा है, जो है पूरा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस स्कीम, गोवर्धन स्कीम। याद रखना है किसके लिए है। एक और स्कीम लॉन्च हुआ है, नशा मुक्त युवा और विकसित भारत संकल्प अभियान। नशा मुक्त भारत, तो सबने मूवी देखी होगी उड़ता पंजाब, और उसमें पूरा दिखाया गया था कि कैसे अभी कुछ स्टेट के यूथ जो हैं वो मिसलीड हो रहे हैं, इस तरह के नारकोटिक को कंज्यूम कर रहे हैं, करियर खराब हो रहा है उनका, और उनका हेल्थ अलग ही खराब हो रहा है। तो इस बात को अवेयर करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए ये पूरा स्कीम लॉन्च किया गया है 2 अगस्त 2026 में बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इसका पर्पस है यूथ को ड्रग एब्यूज से बचाएं, उनको हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में बताया जाए, प्रोडक्टिव और कॉन्फिडेंट वर्कफोर्स तैयार करना है। और इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया है 1 करोड़ प्लस यूथ तक पहुंचना। 28,000 लोकेशंस पर इसको ऑर्गेनाइज कराएंगे, एनजीओ के साथ मिलकर काम करेंगे, बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करेंगे। पिछले साल काशी में ऐसा पायलट प्रोजेक्ट हो चुका है। तो इसमें रोड मैप लिया गया है कि 100 वीक तक हम नशा मुक्त युवा भारत बनाएंगे, और संडे को आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन एक्टिविटीज किया जाएगा। खुला संवाद, ओपन डायलॉग होगा, एडिक्शन को छिपाने के बजाय उसको मेडिकल हेल्प दिया जाएगा, और कुल मिलाकर उन्हें उस दलदल से बाहर निकालकर मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है और गवर्नमेंट के द्वारा दिख रहा है, ये किया जा रहा है। नेक्स्ट है व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति। तो अभी गवर्नमेंट ने फिर से श्वेत क्रांति को एक्सेलरेट कर दिया है, इसको आगे बढ़ाने का पूरा जोर लगा रहे हैं। यू नो वेरी वेल 1970 में हम व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके आते हैं, जिसका दूसरा नाम ऑपरेशन फ्लड था, और उस समय वर्गीस कुरियन ने इसको लीड किया। इस बार गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड अप्रोच पर चल रही है। ये यूं तो लॉन्च हुआ सितंबर 19 2024 को, 2024 में ही लॉन्च हुआ, लेकिन अब और ज्यादा फोकस इस पे किया जा रहा है। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, तो अब चाह रहे हैं कि 75,000 न्यू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया जाए। अगेन जो मौजूदा है उनका सशक्तिकरण हो, उनका स्ट्रेंथनिंग किया जाए। अगेन जो भी स्ट्रेंथनिंग है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाया जाए। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। अगेन यहाँ पे बहुराज्य सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं। 2 न्यू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है। मल्टी स्टेट का मतलब जहां पे एक से ज्यादा स्टेट का पार्टिसिपेशन होगा, जैसे गोमय कोऑपरेटिव सोसाइटी, गोमय कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और दूसरा है कोऑपरेटिव इनपुट एंड सर्विस डिलीवरी मल्टी स्टेट लिमिटेड। तो ये दोनों के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। अभी जैसे हम लोगों ने देखा पिछले क्लास में कि वहां पर हमें एक लार्जेस्ट कर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश होता दिखा, जहां अमित शाह जाते हैं हल्दिया, कोलकाता हल्दिया में। तो एक बहुत बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट कर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अब एस्टेब्लिश होने जा रहा है इंडिया में। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप लिए जा रहे हैं, और नो डाउट इसका फायदा मिल्क प्रोड्यूसर कम्युनिटी को बहुत ज्यादा मिलने वाला है। अब एक नया मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट भी यहाँ पे बहुत खास हो जाता है, उज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। उज एक रिवर है। रिवर कहाँ है, तो ये रिवर है रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी, जिसका नाम है उज। तो यही है उज रिवर, और उज रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। कठुआ जम्मू कश्मीर से निकलकर ये आगे चलती है। उज रावी की सहायक नदी है। तो अभी यहाँ पर हमारे मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसकी समीक्षा करी और ये कहा कि प्रोजेक्ट जल्दी ही पूरा हो जाएगा, और इससे पावर जनरेशन 186 से 212 मेगावाट तक होगा। मतलब पावर भी बहुत आ रहे हैं। 90,000 हेक्टेयर एग्रीकल्चर इरिगेट होंगे। बेनिफिशियरी इससे कौन होंगे, तो जम्मू कश्मीर का कठुआ, सांबा, पंजाब का पठानकोट और गुरदासपुर इससे बेनिफिटेड होंगे, और इससे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो जाएगी, इरिगेशन सप्लाई होगा, इंडस्ट्रियल वाटर आएंगे,
अगेन फेज्ड मैनर में लिया किया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन साथ साथ शुरू होगा। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हम देख रहे हैं, उज रिवर पे आ रही है। यहाँ पे दो फैक्ट खास है। उज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर और ये जम्मू कश्मीर की प्रिंसिपल नदी बनती है। इसी बीच एक और आया ग्लॉ लेक। तो ग्लॉ लेक पर मैंने एक वीडियो भी पहले बना रखा है। ग्लॉ लेक, तो ग्लॉ लेक अरुणाचल प्रदेश का पहला साइट है जिसे रामसर साइट के रूप में एक्सेप्ट किया गया है और ये बनता है इंडिया का 101th रामसर साइट जिसे रामसर कन्वेंशन में रिकॉग्नाइज किया गया। तो पहला रामसर साइट है और 101वां रामसर साइट ये बनता है। 3rd of August 2026 का ये न्यूज है। अगेन ये पूरा एरिया कामलांग टाइगर रिजर्व में है ये पूरा, और यहाँ पर बहुत वैरायटी ऑफ प्लांट, खासकर जो हमारे ऑर्किड हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलते हैं। 49 ऑर्किड यहाँ पर मिलते हैं। ऑर्किड लिली की एक वैरायटी हुई और वही फूल यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे 150 से ज्यादा ट्री स्पेसीज हैं और ये मीठे पानी की एक लेक है। हालांकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, माइनिंग वगैरह आसपास हो रही हैं। अब डिक्लेरेशन के बाद इन्हें और ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा और ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। पीआईबी में एक और बड़ा न्यूज आता है जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। तो ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन एक ऐसा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक ऐसा टैग होता है जो किसी प्रोडक्ट पर जब लग जाए तो कोई दूसरा एरिया, कोई दूसरा रीजन उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज द टैग फॉर द प्रोड्यूसेस। ये एक ऐसा है जिससे उसकी सुरक्षा हो जाती है, उसके पहचान स्थापित हो जाते हैं और मार्केट में उसका वैल्यू भी और ज्यादा हो जाता है। तो भारत में जीआई टैग की बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। इसको भौगोलिक क्षेत्र से जोड़कर गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और परंपरागत ज्ञान को ये प्रोटेक्ट कर रहा है। अभी जो रिपोर्ट आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, चलेंगे उस रिपोर्ट पर भी। और पहले समझ लें कि जीआई टैग कब से लागू है। तो जीआई टैग इंडिया में 2003 से लागू है और रजिस्ट्रेशन 2004-5 से होता है। इसे डब्ल्यूटीओ भी रिकॉग्नाइज करता है। डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स है। तो ट्रिप्स अग्रीमेंट में ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक पार्ट बनता है और वहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में इसको प्रोटेक्ट किया गया है। पेरिस कन्वेंशन में इसे मान्यता मिलती है। अगेन भारत का पहला जो जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग टी को मिला था। उसके बाद धीरे धीरे और ज्यादा मिलने लगे। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए होता है और इसका फिर से रिन्यूएबल हो सकता है। कहाँ पे होता है? तो रजिस्ट्री इसकी चेन्नई में होती है और ज्यूरिडिक्शन पूरे इंडिया में है। अगेन अभी 2025 में रूल को भी अमेंड किया गया और फीस 80% रिड्यूस कर दिया गया है। पहले 3,000 रुपए लगते थे, अब 500 रुपए लगते हैं। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो बहुत खास है। एक तो दार्जिलिंग टी का ध्यान रखना है और दूसरा नंबर ऑफ जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। और ये जो जीआई टैग हैं वो अगर हम देखें तो इंडिया में 800 प्लस हो चुके हैं और 2014 के बाद 607 टैग और दिए गए हैं। जो सबसे बड़ा फैक्ट है कि आखिर कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा जीआई टैग मिलते हैं, तो विच इज उत्तर प्रदेश। आज 81 जीआई टैग के साथ यूपी लीड कर रहा है इस तरह के आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट में। उसके बाद तमिलनाडु 76 और महाराष्ट्र 55 है। अगेन सबसे ज्यादा जो टैग मिले हैं वो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में है, हस्तशिल्प, उसके बाद एग्रीकल्चर और फिर आगे दूसरी चीजों में। कुछ एग्जांपल जैसे बनारसी साड़ी है, दार्जिलिंग टी है, पोचमपल्ली इक्कट है तेलंगाना का, मुजफ्फरनगर जगीरी उत्तर प्रदेश का है, चन्नापटना टॉयज है कर्नाटका का। ये सब ध्यान रखना है। पीआईबी पे आ गया है चन्नापटना टॉय। इस तरह से अगला स्कीम जुड़ता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। ये क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम ओरिजिनली फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया और इसमें ऐसे लोग जो खासकर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको वृद्धावस्था में दिक्कत ना हो, ओल्ड एज हो जाने के बाद तो वो काम कर नहीं पाएंगे,
ऐसे कंडीशंस में वो क्या करेंगे, कैसे जिएंगे। तो उनके लिए एक पेंशन स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, और इसमें 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपीज पर मंथ पेंशन मिलता है। ये एक तरह से कंट्रीब्यूशन बेस्ड होता है और इसमें एलिजिबिलिटी है 18 टू 40 ईयर, 18 से 40 साल का कोई भी व्यक्ति इसमें जिसका इनकम 15,000 से कम हो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और उसे कोई इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, मतलब ये डेली वेज के लिए है। और 15 से 55 से 200 रुपए पर मंथ वो अपना कंट्रीब्यूट करे, बाकी सारा सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करते रहेगी। ठीक है, तो 50% श्रमिक देगा, 50% केंद्र सरकार देगी और इस तरह से 60 साल के बाद उसको जो है वो पेंशन अवेलेबल हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा स्कीम है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। अभी जो डेटा आया है वो कह रहा है कि 54 लाख प्लस 54 लाख प्लस लोग इसमें अब इनरोल्ड हो चुके हैं, रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 53.1% बेनिफिशियरीज आर वीमेन। अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगभग 2000 करोड़ रुपए इसमें दे रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत इफिशियंट स्कीम है। और आगे चलते हम, एक और नई अचीवमेंट दिखाई पड़ती है इंडिया की। एक डिजीज है जिसका नाम है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ASF, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। मतलब सुअरों को होने वाला, जानवरों को होने वाला ये बीमारी है। घरेलू और जंगली सुअरों को संक्रमण का खतरा होता है खास, हालांकि ह्यूमंस को इससे कोई इंपैक्ट नहीं होता है, अभी तक ह्यूमन में ये नहीं पहुंचा है। तो अभी क्या हुआ कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है उन्होंने एक ऐसा वैक्सीन प्रिपेयर किया है जो इसके अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है। तो ये भारत में 2020 में आ चुका है, 2020 में, और यहाँ पर पार्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट में 2020 के बाद इसके जो है वो इन्फेक्शंस ज़्यादा दिखे। तो अभी एक स्वदेशी टीका आया है जिसका नाम है ICAR निषाद। बस ये नाम ध्यान रखना है, ICAR निषाद ने इसको डेवलप किया। टीका का नाम है MA104, MA104। तो अभी स्वदेशी टीका ICAR निषाद भोपाल ने डेवलप किया है और यही MA104 सेल लाइन बेस्ड टीका है। ये MA104 जो किसको निपटेगा, तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर को निपटेगा। और बहुत सारी चीजें हैं, टेक्निकल बातें हैं ये सब। तो इससे कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का स्प्रेड नहीं होगा और हमारे यहाँ पर भी खासकर जो पशुपालक हैं, जो पिग फार्मर्स हैं, उनको बचाया जा सकता है। MA104 याद रखना है, इसे पूछा जा सकता है। अगेन क्लाउडेड लिपर्ड कंजर्वेशन, चित्तीदार चीता, ये कुछ अलग है। बादलदार चीता वैसे क्लाउडेड लिपर्ड है। ये क्लाउडेड लिपर्ड ऐसा होता है, ये स्नो लिपर्ड नहीं है, बल्कि ये क्लाउडेड लिपर्ड थोड़ा अलग होता है, जो पेड़ों पर रहता है और इस पर कुछ क्लाउड जैसे पैचेस बने रहते हैं। IUCN कहता है कि ये वल्नरेबल है और साइट के अपेंडिक्स 1 में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये वेल प्रोटेक्टेड है। तो अभी इसकी काउंटिंग हुई और इसके लिए एक डे डिसाइड किया गया, अंतर्राष्ट्रीय बादलदार चीता क्लाउडेड लिपर्ड डे 4 अगस्त को मनाया जाता है, 4 अगस्त को। ठीक है, तो ये भी एक बिग कैट की ही प्रजाति है और भारत के मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जंगलों में मिलती है, फॉरेस्ट एरिया में, हिमालयन तलहटी मतलब हिमालयन फुट हिल के आसपास। और इसके लिए अभी बहुत सारे प्रोटेक्शन मेजर्स लिए जा रहे हैं। भारत ने बहुत सारे मेजर्स को तैयार किया है और 91st मीटिंग स्टैंडिंग कमेटी की हुई। वहां पर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने भी डिसीजन लिया है कि हम इसे कोयम्बटूर में राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की 57वीं बैठक में इसे प्रोटेक्ट करने की बात कही गई। अगेन जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पे 14 प्रायोरिटी कंजर्वेशन एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अब कैमरा ट्रैप्स और ऑक्यूपेंसी सर्वेलेंस और जेनेटिक और EDNA वगैरह को मॉनिटर किया जाएगा। स्ट्रिपल्स टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा फील्ड लेवल मॉनिटरिंग में। अगेन
इसके लिए GIS और रिमोट सेंसिंग भी यूज किया जाएगा। ओवरऑल इसके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट अब कमर कस चुकी है, रेडी हो चुकी है और आने वाले समय में क्लॉडेड लेपर्ड की संख्या भी बढ़ सकती है। अभी इसकी संख्या लगभग 10,000 है, 10,000 है, वल्नरेबल है, बट वल्नरेबल से इसको बचाएंगे, लिस्ट कंसर्न में ले जाएंगे। कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वो ट्रिब्यूनल है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के जो भी विवाद हैं, जो भी इश्यूज हैं, उसको हियर करता है और एक ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो सिलेबस का पार्ट है। ऐसे कैट का पूरा फॉर्मेशन इंडिया में आर्टिकल 323A के तहत होता है। आर्टिकल 323A एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस तरह के स्पेशलाइज्ड बॉडी को वो बनाए। तो ऐसा पहली बार होता है इंडिया में 1985 में, लेकिन उसके पहले ये जो आर्टिकल 323A था ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और उसके बाद ये फिर बना 1985 के एक्ट के अकॉर्डिंग और 323A में इसका विवरण है। अभी कैट के परफॉर्मेंस को लेके मिनिस्टर्स ने जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया है। जितेंद्र सिंह ने इसके बारे में बताया है कि कैसे टेक्नोलॉजी और डेटा के यूज करने से इसके परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट आया है, अब ये और ज्यादा इफेक्टिव हो गया है। तो स्थापना के बाद 10 लाख से अधिक मामले प्राप्त हुए, जिसमें से 9.32 लाख इश्यूज को इसने रिजॉल्व कर दिया। अब ये कितना एक मोटिवेशनल फैक्टर है, एक कितना कहो तो अच्छी बात है कि हमारी कोर्ट एक तरफ जहां पेंडेंसी की का रोना रो रही है, 5 करोड़ से ज्यादा जो हमारे लॉ ऑफ कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ है, वहां पर केसेस पेंडिंग है, लेकिन इस तरह के ट्रिब्यूनल्स ऑलमोस्ट 90% के केसेस को निपटा चुकी है। 93% से ज्यादा डिस्पोजल रेट है और दैट इज रियली एप्रिसिएबल। ये वाकई प्रोत्साहन करने योग्य है। अगेन इसके नए बेंचेस जम्मू और श्रीनगर में बने हैं, सर्किट पौंडीचेरी, लेह, कारगिल वगैरह में एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब ये हुआ कैसे? तो इसके लिए बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए गए। ई फाइलिंग हुआ है, वर्चुअल हियरिंग हुई है, अगेन ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए, SMS, ईमेल अलर्ट, मोबाइल एप्लीकेशन, सारी चीजें करके इसे कुल मिला के अप टू डेट ई-ऑफिस और बाकी चीजें हो गई। तो कुल मिलाकर अगर हम टेक्नोलॉजी को जस्टिस के साथ ऐड करें तो नो डाउट हमारा परफॉर्मेंस सुधर जाएगा। अगेन अगला न्यूज लेते हैं हम लोग सरस मेला से। सरस मेला और ई सरस मेला, ये क्या है एग्जैक्टली? तो सरस मेला एक इस तरह का मेला है, एक ऐसा फेयर है जिसमें महिला उद्योगपति या महिला नेतृत्व वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो विमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके प्रोडक्ट को रखा जाता है, उनके प्रोडक्ट को वहां पर दिखाया जाता है। और ये इनिशिएटिव केवल ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि इससे जो वीमेन एम्पावरमेंट है वो भी होगा। और सेल्फ हेल्प ग्रुप का टॉपिक हमारे GS पेपर 2 का पार्ट है, दैट इज पार्ट ऑफ तो सरस यू कैन यूज हियर एज अ केस स्टडी। तो यहां पर इस तरह के काम हो रहे हैं। अब ई सरस मतलब इलेक्ट्रॉनिक सरस मार्केट प्लेस डेवलप किया गया है डे NRLM के तहत। तो ई सरस को डे NRLM के तहत डिजिटल इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, FPO और रूरल आर्टिसियन और प्रोड्यूसर को इसमें जो है वो प्रवेश मिलेगा। साथ में इनको ये अपॉर्चुनिटी भी दी जा रही है कि दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड मेसो, यहां पर भी ये सब इसको बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू डेवलपमेंट आ रहा है। तो सरस एंड ई सरस विल बी द अभी जो आ रहे हैं लेटेस्ट डाटा 249 सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर्ड एंड सेल वर्थ 1.43 करोड़। तो एक अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है और कम से कम 2 सरस मेलों को आयोजन करने के लिए स्टेट और यूटीज को कहा जा रहा है, जिससे कुल मिलाकर ऐसे पार्टिसिपेंट बढ़े, उनके प्रोडक्ट का प्रमोशन हो और कुल मिलाकर जो वीमेन डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट के थॉट हैं वो रियलाइज किए जाए। नैनो फर्टिलाइजर एक नया फर्टिलाइजर है जो बहुत माइक्रो होता है, मतलब बहुत छोटा होता है और ये कोटेड होता है और ये जब प्लांट में दिया जाता है तो बाद में डायरेक्टली प्लांट तक पहुंचता है।
इसकी इफिशियंसी नॉर्मल फर्टिलाइजर से ज़्यादा होती है। तो गवर्नमेंट अब नैनो फर्टिलाइजर को प्रमोट कर रही है और इसके उपयोग दक्षता संतुलित उर्वरक बढ़ाने के लिए नैनो यूरिया, नैनो डीएपी को बढ़ावा दे रही है। और इसके लिए कैंप, सेमिनार, वेबिनार और फार्मर्स कॉन्फ्रेंस, क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में इत्यादि बनाई जा रही हैं। अगेन पीएम किसान समृद्धि केंद्र, यहाँ पर पीएम किसान समृद्धि केंद्र में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी आर प्रमोटेड फॉर फॉइलर स्प्रेइंग और नैनो फर्टिलाइजर, पत्तियों पर छिड़काव के लिए किसानों को ड्रोन भी दिया जा रहा है कि आप इसको पत्तियों पर भी छिड़काव करो। तो कुल मिलाकर ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अब डायरेक्ट प्लांट तक पहुंचेंगे। एग्रीकल्चर में वेस्टेज बहुत हो रहा था, खासकर फर्टिलाइजर का, अब ये सब यहाँ पर रोका जाएगा। सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कुल मिला के इसका बेनिफिट विन विन होने वाला है, सबके लिए फायदा। कम पैसे में समझ लो कि अब किसानों को उतना उर्वरक मिल रहा है जितना पहले मिल रहा था, तो बेनिफिट मिलेगा, पौधों को ज्यादा पोषण मिलेगा, बेनिफिट। अगेन नेक्स्ट स्कीम इज पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम क्या है? तो प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एब्लियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो यहाँ पर पीएम प्रणाम बहुत खास हो जाता है। संतुलित उर्वरक उपयोग, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और मृदा स्वास्थ्य सुधारना। 2023 में ये अप्रूव्ड हुआ था, कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया और इनिशियली ये 2026 तक का था प्रारंभिक अवधि में। इसमें सभी राज्य शामिल थे और इसी में यूरिया के रिडक्शन, यूज ऑफ यूरिया, डीएपी, एनपीके और एमओपी को कम करने का था। ठीक है, तो ये भी स्कीम इसके साथ आती है। डिस्ट्रीब्यूशन 95% ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट में इसका डिस्ट्रीब्यूट हुआ। फर्टिलाइजर सब्सिडी वगैरह देने की बात हुई इसमें, तो ये भी स्कीम हमें ध्यान रखना है। कुल मिला के इस तरह से भी काम हुआ। नेक्स्ट न्यूज आ रहा है चांदीपुरा वायरस से। चांदीपुरा वायरस वेक्टर बॉर्न डिजीज है, लीथल है। लीथल का मतलब कि ये जानलेवा है, खासकर 15 साल के बच्चों के लिए, 15 साल तक के बच्चों के लिए ये बहुत लीथल है। और गुजरात में भी ऐसा हुआ है कि 22 बच्चों की डेथ हो गई है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिप्लॉयड नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम इन गुजरात एंड राजस्थान फॉर कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए एक राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल को अपॉइंट किया गया है गुजरात और राजस्थान में। अब ये पूरा जाके स्टडी करेगी किस तरह के वहां पे एफर्ट लेने हैं, क्या क्या स्टेप हो सकते हैं जिससे इस तरह के वायरस को एपिडेमिक या पेंडेमिक में बदलने से रोका जा सके। ठीक है, अगेन ये एक एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है जो मेनली बच्चों को प्रभावित करता है और इसके कुछ रीजंस हैं। ये आमतौर पे सैंड फ्लाई, ये सैंड फ्लाई है, सैंड फ्लाई, और सैंड फ्लाई के द्वारा ही एक तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, इसको इधर से उधर प्रसार किया जाता है। लेकिन ये माना जाता है कि मच्छर, किलनी, ऑर्थोपोड, तो मॉस्किटो, टिक एंड अदर एंथ्रोपोड मे ऑल्सो बी द वेक्टर ऑफ दिस टाइप ऑफ डिजीज, वो भी हो सकते हैं इसके। इसको चांदीपुरा इसलिए कहते हैं कि इसको सबसे पहले नागपुर के चांदीपुरा में 1965 में डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसको चांदीपुरा कहते हैं। अगेन ये ज्यादातर जानवरों में ही होता है, 70% कैटल, गोट ब्लड सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। हालांकि ये ह्यूमंस में भी हो रहा है और बहुत सारी चीजों को ये होल जेनोमिक सीक्वेंसिंग बीइंग कंडक्टेड, यहाँ पे जीनोम सीक्वेंस भी किए जा रहे हैं ताकि पता चले कि आखिर क्यों ये यहाँ गुजरात में ज्यादा हो रहे हैं। ये अभी जो मानसून की वर्षा शुरू हुई, तो मानसून की वर्षा ऐसे मच्छरों के पनपने, ऐसे सैंड फ्लाई के पनपने के लिए बहुत आइडियल कंडीशंस होते हैं। तो बहुत सारे एरिया जहां पर इस तरह के कंडीशंस बनते हैं और लोग जो कमजोर हैं, जिनके प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम कमजोर होते हैं, वो इसके लिए ससेप्टिबल होते हैं। तो ये रीजन है कि यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। अगेन अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि 4 हमारा डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो गया है। अभी अग्नि 4 फिर से दोबारा डिमोन्स्ट्रेट किया गया। अग्नि 4 वो मिसाइल है जो 4000 किलोमीटर तक सरफेस से सरफेस
अटैक कर सकता है 4000 किलोमीटर। मतलब अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का ऐसा कोई पार्ट नहीं बचेगा जो इसके रेंज से बाहर हो। तो इवन इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद और धर्म जितने भी उसके बाद हैं सबको आबाद कर दिया जाएगा। अगेन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं। दो तरह के मिसाइल होते हैं, एक क्रूज मिसाइल है और एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल प्री डिटरमाइंड टारगेट को हिट करता है, जबकि क्रूज मिसाइल टारगेट के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शंस चेंज करता है। तो हमारा ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल है अपना ये अग्नि। अब अग्नि के साथ क्या है, तो सतह से सतह तक मध्यम दूरी की मिसाइल है। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया। ये 2 स्टेज का है, 2 स्टेज हैं, दोनों में सॉलिड प्रोपेलेंट यूज होते हैं और एक बहुत एडवांस मिसाइल है, स्पीड वगैरह बहुत आगे है इसकी। कुल मिलाकर सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट होने से हम दुनिया भर को मैसेज दे रहे हैं, कुछ भी सोचना भारत की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, चाहे कोई भी हो, चाहे अंकल सैम हो या जो भी हो। हमें अब निर्भरता, डिपेंडेंसी नहीं है किसी की। वी कैन हैंडल ऑल द थ्रेट, सारे थ्रेट्स हो सकते हैं हैंडल, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये एक तरह से उसी बात को कह रहा है कि भय बिनु होए न प्रीति। तो एक तरह से हम अपना डिटरेंस कर रहे हैं, अपनी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन रक्षा भी कुछ शानदार तरीके से हो रही है कि गलती से भी इधर कुछ आ गया तो सोचो अटैक कितना प्रलयंकारी होगा, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास आगे जीने और खाने के लिए। आते हैं एक नया स्कीम लेकर, महा वाटर प्रोग्राम अंडर ANRF। एक महाजल अभियान शुरू हुआ है। ये ANRF एक नया इंस्टीट्यूशन है, स्टेटरी बॉडी बनाई गई है, सांविधिक निकाय है, एस्टैब्लिश अंडर ANRF एक्ट 2023 के तहत। और ये जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अधीन किया गया है और इसका उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार और बाकी चीजों को बढ़ावा देना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही ये पार्ट है ANRF। तो ANRF का जो फुल फॉर्म है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और यही अब एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है 1 जून 2026 को, और इसको एक ज्वाइंट वेंचर के फॉर्म में लॉन्च किया गया। ANRF और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ज्वाइंटली इसको लॉन्च किया है। मिशन ओरिएंटेड और सॉल्यूशन बेस्ड रिसर्च है जो एड्रेस करेगा इनकम्बेंट ऑनगोइंग चैलेंजेस को, खासकर पानी वगैरह से रिलेटेड जो चीजें आ रही है उसमें ये रिसर्च करके ANRF बताएगा। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ANRF महा वाटर प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में सपोर्ट किया जाएगा अबाउट 20 करोड़ पर प्रोजेक्ट 3 ईयर तक के मिलेंगे इसमें। और ऐसे प्रोजेक्ट्स को साइंटिफिक सपोर्ट भी मिलेगा। तो महा कार्यक्रम है इस तरह से। इट इज एन ANRF प्रोजेक्ट जिसका राष्ट्रीय महत्व की चुनौती के समाधान के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना, और इसमें वाटर रिसोर्स, पेयजल, वाटर क्वालिटी, इन सब चीजों पर विशेष फोकस रहेगा। तो देखो रिसर्च एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा आधार है जो सभ्यता की दिशा और दशा निर्धारित करता है। जिसके पास हाई क्वालिटी रिसर्च है वही आगे इंप्लीमेंट करता है नए प्रोजेक्ट, नए प्लान, नए स्कीम को। और अगर वो प्लान प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं तो अचीव करता है कोई भी कंट्री डेवलपमेंट को, और बनता है वो फिर कुल मिलाकर पावरफुल और इंडिपेंडेंट। एक और स्कीम है बायो E3 पॉलिसी। तो बायो E3 का मतलब बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बायोटेक्नोलॉजी साइंस का एक पार्ट है जहां पर टेक्नोलॉजी का यूज करके बायोटिक जो जैविक तत्व हैं उनको एनहांस किया जाता है, उनको और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाता है। इसी को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोलॉजी और बायोटिक ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हाई परफॉर्मेंस करवाएगा ये। और अब हम चाह रहे हैं कि बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए इंडिया को, और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है कि बायो E3 के तहत। और क्या क्या इसके लिए प्रोत्साहन है, तो बायो बेस्ड केमिकल, बायो
प्लास्टिक्स बनाए जाएंगे, एपीआई, एंजाइम, फंक्शनल फूड, स्मार्ट प्रोटीन बनाए जाएंगे, प्रिसीजन बायो मेडिसिन बनाए जाएंगे, जलवायु क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर को प्रमोट होगा, बायोफिल्स और कार्बन कैप्चर को प्रमोट करेंगे, फ्यूचर ई ओरिएंटेड मेरीन एंड स्पेस रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी में इमेंस अपॉर्चुनिटी है। ये ह्यूमन हेल्थ से लेकर ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी चेंज कर सकता है। बट ये है कि ये एक रिसर्च ओरिएंटेड है, इसमें पैसे और संसाधन लगेंगे प्राइमरी स्तर पर। जब ये पूरे हो जाएंगे तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी। अगेन आगे आते हैं नेशनल हैंडलूम डे। अभी हैंडलूम डे को ऑब्जर्व किया गया 7 अगस्त को, और यहां से हैंडलूम को प्रमोट करने के बहुत सारे स्कीम्स के बारे में गवर्नमेंट ने पीआईबी में बताया है। 1905 हैंडलूम 1905 की बंगाल विभाजन की एक तरह से प्रतीक बनी थी, एक तरह से आंदोलन का ये संकेत बना था। तो वहां से इसको दोबारा इंस्पिरेशन लिया गया और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाने का फैसला लिया गया। ये 2015 से मनाया जाता है और इसमें हैंडलूम से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को बताया गया है। अगेन एक और यहां पे इंपॉर्टेंट है एमएसएमई अमेंडमेंट एक्ट आया है, एमएसएमईडी अमेंडमेंट आए हैं, और यहां एमएसएमई अगेन डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट है पूरा नाम, एमएसएमईडी डेवलपमेंट संशोधन विधेयक 2026। इसको गवर्नमेंट ने अब अप्रूव कर दिया है और ये अप्रूवल अब एमएसएमई को और ज्यादा इफिशियंट बनाता है। कुल मिलाकर इसमें बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं, जैसे एक उद्यम पोर्टल भी बनेगा जो परमानेंट फ्री वॉलेंटरी डिजिटल रजिस्ट्रेशन के लिए होगा। अगेन डिलेड पेमेंट, अगर कोई विवाद आ रहा है, ऑनलाइन डिस्प्यूट है, तो उसके सेटलमेंट के लिए आ रहा है डिलेड पेमेंट का 50%। अगर चैलेंज कुछ हो रहा है तो वहां पर 6 महीने से अधिक रहने पर 50% भुगतान का प्रावधान है। रिकवरी और TREDS, ये सारी चीजें मतलब उनको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारा काम किया जा रहा है इसमें, और इनके विवाद को समाधान करने का प्रयास ये कर रहा है। अब आते हैं कुछ अंतिम में, इंडिया रवांडा ज्वाइंट ट्रेड एक कमिटी बनी है। रवांडा एक छोटा सा देश है, अफ्रीकन कंट्री है। पहले इसको समझ लेते हैं कि रवांडा अफ्रीका का एक लैंडलॉक कंट्री है जो तंजानिया, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और बुरुंडी से घिरा हुआ है। इसका कैपिटल किगाली है, और सबको याद होगा किगाली डिक्लेरेशन भी हुआ है 2016 में, जो जुड़ता है ओजोन डिप्लीशन से। अगेन ग्रेट लेक्स का ही पार्ट है, और इसके आसपास के जो देश थे हमने देखा, यहां पर तुत्सी के अगेंस्ट में नरसंहार भी हुआ है। बट ये लैंड ऑफ 1000 हिल कहा जाता है, 1000 पहाड़ों का देश कहा जाता है। बहुत ज्यादा यहाँ पे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, और कुल मिला के ये एक अच्छा देश बनता है। हालांकि आजकल यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। M23 एक इंसर्जेंट ग्रुप है जो कॉन्गो में इंसर्जेंसी प्रमोट कर रहा है, और कॉन्गो वाले कह रहे हैं कि ये रवांडा ने ऐसा किया है। खैर उनका ये जो भी मामला है, बट यहाँ पर जो ये कमिटी आई है, इसने रवांडा और इंडिया के बीच में ट्रेड को प्रमोट करने के बहुत सारे एरिया को आइडेंटिफाई किया है, और संयुक्त JTC की पहली बैठक ही अभी हुई है, बायलैटरल ट्रेड और ज्वाइंट ट्रेड कमेटी की पहली बैठक हुई है, और इसमें व्यापार निवेश को बढ़ावा देने पर विचार हो रहा है। रवांडा को भारत से प्रमुख चीजें जो भेजी जाती हैं, फार्मास्यूटिकल्स, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, इंडस्ट्रियल एंड द इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, ऑयल मिल्स, अगेन आयरन, स्टील प्रोडक्ट। हम भी वहां से कुछ लाते हैं, जैसे सीसा, मसाले, तेल, तांबा, बहुमूल्य पत्थर, कृषि उत्पाद। तो कुल मिला के बायलैटरल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है। भले ही रवांडा की पॉपुलेशन कम है, बट डिमांड अच्छे हैं, हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा क्रिएट होने की प्रोबेबिलिटी है। और अफ्रीकन मार्केट यू नो वेरी वेल राइजिंग मार्केट है, और इससे कहीं ना कहीं इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। अगेन गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक डेटा रिलीज किया है नक्सलिज्म को लेके। तो वंस नक्सलिज्म पूरे इंडिया में रेड कॉरिडोर बना चुका था, और अब गवर्नमेंट ने कहा, ये 2015 का पिक्चर है, 2025 का, तो हमने इसको पूरा मुक्त कर लिया है।
ये डेटा इन्होंने गवर्नमेंट ने सीधा कहा कि हमने 24 अगस्त 2024 से 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलिज्म को वाश आउट कर दिया है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये नक्सलिज्म 1967 में सो कॉल्ड माओइस्ट लीडर चारू मजुमदार और कानू सान्याल ने शुरू करा था। इंडिया में लॉलेसनेस को प्रमोट करने के लिए आगे चलकर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए और साथ में कुछ प्रोग्रेसिव एफर्ट भी लिए गए। फाइनली ये पूरा खत्म हो चुका है, आज ये नहीं है, कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अगेन एक छोटा सा डेटा आया है, बस इसे ध्यान में रखना है, पूरा डिटेल तो बहुत बड़ा है। सोलर ग्रोथ, तो देखो डेटा ये कह रहा है कि इंडिया में जो सोलर पावर का प्रोडक्शन था वो 2014 में 3 गीगावाट था, लेकिन अब वो 162 गीगावाट हो चुका है, 3 से 162, बहुत ज्यादा बढ़ गया है ये। तो काफी 50 गुना से ज्यादा 50 टाइम्स 50 फोल्ड ग्रोथ दिख रहा है, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस सेक्टर में। ठीक है, अगेन 2025 में 44 गीगावाट हमने जोड़ा, जबकि 2024-25 में 23। तो इस तरह के बहुत सारे स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं जो सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सोलर एनर्जी एक क्लीन एनर्जी है, पॉल्यूशन इससे नहीं होता है। और कुल मिला के हमारे यहाँ पर एज यू नो कि अबाउट 250 डेज सन डेज होते हैं, सनी डेज होते हैं, तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस तरह के एनर्जी का। तो ये इस वीक के मेजर न्यूज़ थे जो पीआईबी पे पब्लिश हुए हैं, और इससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स आपने देखे, जो भी प्लान और स्कीम को देखा, मस्ट कीप इन माइंड, नोट्स बनाएं उसका। और ये पूरा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, इसको डाउनलोड करें और अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाएं। इन्हीं सब बातों के साथ ऑल द बेस्ट, खुश रहिए सब लोग और अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ते रहो। बाकी चीजें, क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं आती हैं, सब यहीं से बनाए जाते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।